क्वेश्चन कौन सा देखा था जी? लास्ट क्लास में हमने एक मूविंग रोटेटिंग पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आके फंस गया था, उस फंसने के लिए हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया था? इट हैज बीन ट्रैप्ड। जब वो ट्रैप हो जाता है तो उस केस में हमने बेटा क्या क्या निकाली थी? एक तो उसकी वेलोसिटी निकाली थी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? क्यू बाय एम इंटू बी इंटू आर। ठीक है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक हमने इसका टाइम पीरियड निकाला था। टाइम पीरियड क्या था बताओगे? एक हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी। टाइम पीरियड कितना था? क्यू बी 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। और एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा कितनी थी इसकी? क्यू बी अपॉन में एम। आज की क्लास में इसको हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे, इसलिए पहले लिख दिया है। ठीक है, अच्छा आज का टॉपिक लिखिए सबसे पहले लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स मैं आज की क्लास एंड होने के बाद आप लोगों को बताऊंगा भी कि जो शुरू का केस है मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। बेशक आपकी मैडम ने बता दिया हो कि ये अभी ओमिटेड है, बट जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके पीछे कारण क्या है। वैसे ही ओमिटेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए हमें क्या पता है? हमें यह पता है अभी तक हमारे नेचर में कितनी फील्ड है। अभी तक हमने 11th और 12th क्लास में 3 फील्ड का इजाद कर लिया है। सबसे पहले तो हमने ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ी 11th क्लास में। 12th क्लास की स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? मैग्नेटिक फील्ड। इस 3 फील्ड के अलावा अभी तक आपको किसी चौथी फील्ड के बारे में पता है? नहीं पता। मान लो कि आपके पास नेचर में कोई एक पार्टिकल रखा है। अब वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई एक पार्टिकल है। तो अब हमें यह पता है उस पार्टिकल के ऊपर हद से हद 3 तरीके के फोर्स लग सकते हैं। एक्सप्लेनेशन समझना मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब इसमें कुछ लिखना नहीं है। कोई भी एक पार्टिकल है मेरे पास नेचर में गिवन है तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 3 फोर्स लग सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 3 तरीके की फील्ड है। ग्रेविटेशन फील्ड किसके ऊपर लगेगी? उस पार्टिकल के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड का इफेक्ट आएगा? वेरी गुड, उसके पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। अगर किसी पार्टिकल के पास मास है तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फील्ड का असर दिखेगा और जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स होगा। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है, ऐसे ही अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है तो उसके ऊपर कैसी फील्ड असर कर सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल जो कि मूव कर रही है तो उसके ऊपर कौन सी फील्ड का असर होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 चीजें हमें क्लियर है। तो लोरेंट्ज फोर्स, जो एक बंदा था लोरेंट्ज, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक चार्ज पार्टिकल लिया। उन्होंने कहा अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल गिवन है और उसको मैंने स्पेस में रख दिया तो उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग सकता है। अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो ग्रेविटेशन फील्ड का तो असर खत्म हो गया। वो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसका चार्ज पार्टिकल, लेट्स सपोज अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास 10⁻31 kg होगा, जो कि ना के बराबर है। तो इसलिए इसको हमने यहां पे नेग्लेक्ट कर दिया। फोर्स ग्रेविटेशन का उसके ऊपर भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ बॉडी के पास क्या है? मास है, बट वो इतना डोमिनेटिंग फोर्स नहीं होगा, तो इसलिए इसको अभी हम फिलहाल छोड़ रहे हैं। तो अगर मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास 2 फोर्स कौन कौन से लग सकते हैं? या तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा या उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई। लेट सपोज कि जो ये चार्ज पार्टिकल था क्यू था, ठीक है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज क्यू इंटू ई। क्यू जितनी चार्ज है, ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, मगर अब यहां पे शर्त होनी चाहिए कि अगर एक चार्ज, यही चार्ज पार्टिकल अगर रुका हुआ था तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। ये कंडीशन है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल चल रही होगी, इसके अंदर मोशन होगा, इसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी, तभी इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। वो कितना होता है? क्यू इंटू बी इंटू वी। क्यू वी बी, क्यू वी बी है, क्यू बी बी है, क्यू इंटू वी इंटू बी, और जिसको हमने पढ़ा साइन थीटा। ठीक है, तो कुल मिलाके एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू अगर इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज ई प्लस वी इंटू बी साइन थीटा। तो ये है हमारे पास किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर एक नेट फोर्स लग सकता है तो ज्यादा से ज्यादा इतना फोर्स लग सकता है, और इस फोर्स का नाम ही लोरेंट्ज फोर्स है। लिखिए, पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा हेडिंग लिख लीजिए लोरेंट्ज फोर्स की। लिखिए, ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ऑन अ चार्ज पार्टिकल द नेट फोर्स, on a charged particle the net force applied is equal to the vector sum of force due to electric field, the vector sum of force due to electric field and force due to magnetic field। अच्छा, अब यहां पे हमने एक लाइन जो अभी बताई नहीं, हमने यहां पे एक चीज बोली है वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब क्या है? देखिए, ये जो फोर्स है कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ किससे मतलब है? डायरेक्शन से। अगर ये डायरेक्शन की वजह से हो रहा है तो यहां भी डायरेक्शन है और यहां डायरेक्शन इन दोनों के पास है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अब इस फोर्स को एक पॉइंट और लिख लीजिए, द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। देख लीजिए, ये आपका वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में कैसा एंगल है? ये हमने लेके चले हैं ना, ये एंगल तो हम यहाँ पे लेके चले हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में कहीं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो मेरा नेट फोर्स है, लोरेंट्ज फोर्स, वो किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है। ये केवल इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, v क्रॉस b। क्रॉस का मतलब क्या है? ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। द एंगल बिटवीन v एंड b इज 90 डिग्री, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इसको कॉपी डाउन कीजिए फटाफट से। अगली हेडिंग लिखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट रूल और कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किया था। कंडीशन बना लेते हैं, आप उससे समझ जाओगे। सामने देख लीजिए एक बार, जल्दी जल्दी उतार लिया करो बेटा, कहते कहते हाथ चलते रहना चाहिए आपका, मेरा फ्लो नहीं रुकना चाहिए। कंटिन्यू करूं? ये देखिए, हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या देखा था? ये मेरी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज माय फोर्स। ये कंडीशन है मेरे को दी गिवन है कि चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो फाइंड आउट फोर्स कैसे होगा? ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे है ना। ये अगर इसकी डायरेक्शन है, ये चार्ज पार्टिकल की और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो फोर्स कहां की तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। फोर्स विल बी इनसाइड, ठीक है। और इनसाइड फोर्स को हम कैसे लगाते हैं? ऐसे, ठीक है। ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। बट सेम यही चीज ना बेटा राइट हैंड कर्ल रूल से भी निकली है। राइट हैंड कर्ल रूल कह सकते हो या आप उसको वेक्टर प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हो। ये काम जो अभी मैंने लेफ्ट हैंड से किया है ना, यही काम अभी राइट हैंड से करके दिखाएंगे। राइट हैंड कर्ल रूल में क्या है? देखो, हमें यह पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है? क्यू इंटू वी इंटू बी साइन थीटा। मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो जो फोर्स है वो किसके वेक्टर की वजह से आया है? जब वेक्टर v और वेक्टर b को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो मुझे कौन मिला है?
फोर्स मिला है ना, यही तो चीज करिए। तो पहले कौन लिखा है ये देखो। पहले जब भी आप किसी का वेक्टर प्रोडक्ट करो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले नंबर पे कौन लिखा है। ठीक है, यहां पे पहले नंबर पे कौन लिखा है, एक सेकंड जरा, ये देखो यहां पहले नंबर पे कौन लिखा है, वी लिखा है। तो सबसे पहले अपना सीधी हथेली ले लो, सीधी हथेली में जो वी की डायरेक्शन है, अपनी हथेली उस डायरेक्शन में ले जाओ। ठीक है, देखो मैं इसके हिसाब से कर रहा हूं, तो आप भी इसी के हिसाब से करने की कोशिश करना। अपनी सीधी हथेली को सबसे पहले कौन सा वेक्टर लिखा है, वेक्टर वी लिखा है। तो वेक्टर वी के डायरेक्शन में हमारा कर्ल रूल बनाना है हमें। तो ये हमारी हथेली है, हथेली है हमारी वेलोसिटी, दिख गई वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद क्रॉस किसको करना है मुझे, वी को किसको क्रॉस करना है, बी को। और ये मुझे पता है वी और बी कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। वी और बी को ऐसे क्रॉस करूंगा कि वी और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देखो, मगर वी ऐसे ही जाते रहनी चाहिए, वी ऐसे गई। अब बी नीचे जा रही है तो मैंने अपनी हथेली मोड़ ली, हथेली मोड़ सकता हूं। अब भी वी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब देखो बी नीचे आ गई, 90 डिग्री आ गई हथेली और उंगलियों के बीच में। अब अपना अंगूठे को रिलीज कर दो, जहां अंगूठे को जा रहा है जाने दो। अब देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही इन्होंने कहा था। इस समय फोर्स कहां लग रहा है सबका, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं लग रहा, अंदर की तरफ। और यही हमारा लेफ्ट हैंड से भी आया था, लेफ्ट हैंड से भी यही आया और राइट हैंड कर्व रूल से भी यही आया। आगे जाके अभी जब हम बायो-सावर्ट लॉ करेंगे हम ये पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे। अब हम इस पे आ जाएंगे जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो बायो-सावर्ट लॉ में हम आएंगे तो ये हमारा राइट हैंड कर्ल रूल होता है। और इस राइट हैंड कर्ल रूल के हिसाब से आप अपने फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कर्ल रूल थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कर्ल रूल थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कर्ल रूल में ये हमेशा ध्यान रखना कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप इसको देखो, कर्ल को आप ऐसे वैसे कैसे भी चेंज कर सकते हो। ये कर्ल है, ये जो हिस्सा है ना कर्ल, कर्ल का मतलब ये हिस्सा, ये जो आपने मोड़ा इसे कर्ल कहते हैं। इस मुड़ाव को कर्ल कहा गया है। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है राइट हैंड कर्ल रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट हैंड कर्ल रूल। अगली हेडिंग लिखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। अगली हेडिंग लिखिएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट हैपेंस व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field. What happens when a current carrying conductor is placed in a magnetic field? यहां पे देखिए बेटा, ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, जब भी फ्लो करेगा जब उसको मैं किसी पोटेंशियल से जोड़ूंगा। अच्छा, अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो दो बातें पहले क्लियर कर लेते हैं। ये एक कंडक्टर है तो यहां से लेके यहां तक भी पूरा कंडक्टर, बट अभी मैं केवल इस एल लेंथ के कंडक्टर को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, इस एल लेंथ के कंडक्टर में जब आपकी चार्जेस फ्लो कर रही हैं तो जो इसमें नेट चार्जेस होती हैं वो कितनी होती हैं, नेट चार्जेस कितनी होती है कंडक्टर की, जो नेट चार्जेस है वो कितनी होती है। लिख लीजिए, द नेट चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ये मैं आपको पहली क्लास में भी लिखवाई थी। द नेट चार्ज ऑफ अ कंडक्टर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। द नेट चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज 0 एंड हेंस द फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंडक्टर की जो नेट चार्ज है बेटा 0 है, तो अगर किसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो उसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा इन चार्जेस के ऊपर, 0। देखो अगर यहां पे कोई नेट चार्ज ही नहीं है, नेट चार्ज 0 है, तो बाहर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसकी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा।
तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगने की बात करूंगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, आई रिपीट, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हमेशा जो नेट चार्ज है, जो फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, या लिख सकते हो नेट चार्जेस इक्वल टू 0। ये बात लिख लीजिए, लिख ली ना ये बात। अब इसमें देखिए, अगर ये कंडक्टर था, देखिए इस कंडक्टर में मान लीजिए कि 500 पॉजिटिव चार्जेस थी और 500 नेगेटिव चार्जेस थी। एक कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होती है। अब जो हमारा जो ये करंट फ्लो कर रहा है बेटा, ये किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स आई गेस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। यही हमने पढ़ा है तब कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मूव कौन कर रही है? पॉजिटिव चार्ज मूव कर रही है या इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लिख लीजिए, द पॉजिटिव चार्जेस आर एट रेस्ट। और जब कोई चार्ज रुकी हुई होती है तो क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है? नहीं। हमने तो क्या पढ़ा है कि अगर चार्ज चल रही होगी उसी पे मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस पे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती। लिख लीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। The magnetic field acting on positive charge is equal to 0 because positive charges are at rest. Because positive charges are at rest. लिख लीजिए, the only magnetic field or the force experienced, the only magnetic field or the force experienced is due to electrons. फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रही है? जो हमारी नेगेटिव चार्जेस होंगी। ठीक है, तो अब देखिए फोर्स की क्या वैल्यू होती है हमारे पास? F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। ये वैल्यू हमें पता है ना। फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? केवल उन चार्जेस के ऊपर जो चार्जेस मेरी मूव कर रही हैं। और मूव कौन सी कर रही है? मेरी नेगेटिव चार्जेस। तो अब जब ये कंडक्टर देखो ऐसा है, ये कंडक्टर ऐसे रखा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो ये है, ठीक है, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ गई। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से समझो कि अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड थंब रूल से भी दिखाना चाहूं, ये आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, इस कंडीशन में इन चार्जेस के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और इस फोर्स की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरा कंडक्टर मूव होगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा, वो सारा फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? इन 500 के 500 इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है। तो इसकी वजह से पूरा कंडक्टर मूव होता है। ठीक है, जहां की तरफ भी मूव होगा, अंदर की तरफ मूव होगा, बाहर की तरफ मूव होगा, नीचे की तरफ मूव होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारी क्या डायरेक्शन आ रही है। बात समझ रहे हो? तो अब इसका फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला और बनाते हैं। तो फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वेलोसिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। और वो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 3 में? वो एक्चुअली हमारी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही होती है बेटा हमारी। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई और t से डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई और t से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा? ये क्या होता है? क्यू बाई टी, करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। और ये जो वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका? जो चार्जेस आपका तय कर रही है। चार्जेस कितना डिस्टेंस तय कर रही है? एल लेंथ का डिस्टेंस तय कर रही है। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके मैं एल लिख सकता हूं और बी का मतलब बी। तो जो मेरे पास नया फोर्स आया है वो आया है आई एल
क्रॉस बी, ये भी एल क्रॉस बी है। क्यों? दो चीज को मल्टीप्लाई करके मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। अच्छा, और ये एल और बी के बीच में, क्योंकि अगर मैं ये एंगल, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आई क्या है, आई ओ सॉरी एल क्या है आपकी लेंथ, एक वेक्टर क्वांटिटी, बी क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, एक वेक्टर क्वांटिटी। एल और बी को मल्टीप्लाई करके एक नई क्वांटिटी मिल रही है जिसका नाम क्या है, फोर्स। जैसे कि यहां पे किया था ना हमने, क्यू और बी को कर्ल रूल से किया था, ऐसे ही हम एल और बी को भी राइट हैंड कर्ल रूल से फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको एग्जैक्ट अगर मैं इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा I इंटू एल इंटू बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको नोट डाउन करो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। किसी कुछ पूछना तो नहीं इसमें? हो सकता है मैं जल्दबाजी में कोई पॉइंट मिस कर दूं तो मुझसे पूछ लेना कि ये चीज कैसे हो गई एकदम से, ठीक है? लिखिए, लोरेंट्ज फोर्स, हेडिंग लिखिए लोरेंट्ज फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन इट इज केप्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। लोरेंट्ज फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन इट इज केप्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया ना? अच्छा, इसमें एक चीज मैं लिखवाना भूल गया, एल और बी का जो एंगल है वो तो थीटा है, बट एल की क्या डायरेक्शन होगी? लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। एल की भी तो मुझे, देखो सुनो बेटा प्लीज एक बार मेरी सुन लो, जो वेलोसिटी की यहां पे हमने डायरेक्शन बताई थी वो हमने कहा था जहां की तरफ चार्ज मूव कर रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मगर लेंथ की क्या डायरेक्शन है? मैं कहूं कि ये मेरी कंडक्टर की लेंथ है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे लूं या ऐसे लूं? लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ लेंथ is same as that of the direction of current. The direction of length is same as that of the direction of current. बेटा इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकती है क्या कि इन्होंने लेंथ की डायरेक्शन के लिए करंट को ही इस्तेमाल क्यों किया है? लेंथ की डायरेक्शन के लिए इन्होंने करंट को ही क्यों इस्तेमाल किया है? सोच के देखो यार, वो किसी और चीज को भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट इन्होंने लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए करंट क्यों कहा है? क्यों? कोई केस ऐसा होगा जिसमें आप ये मान के चलोगे कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, बेशक प्रोटॉन बाहर है, ये मूव कर रहे हैं। अगर प्रोटॉन मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? यही रहेगी या बदल जाएगी? यही डायरेक्शन रहेगी। मैंने कहा अभी हमने क्या माना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं और जो करंट की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की अपोजिट है। I इज इक्वल टू ANEVD, माइनस में होता है, याद हो तो? अगर इलेक्ट्रॉन हो तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रॉन की है तो वो माइनस में अपोजिट साइन शो करता है। अगर आपने कहा कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रही हैं तो उस केस में पॉजिटिव चार्जेस तो ऐसे मूव करेंगी, ऐसे मूव करेंगी अगर वो मूव करेंगी तो करंट की डायरेक्शन भी यही रहेगी। दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन कैसी है? एक जैसी। तो इसलिए जो इन्होंने नियम बनाया करंट की रिस्पेक्ट में बना दिया कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो उसकी डायरेक्शन वो है जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी हेडिंग पे जाते हैं। देखिए केस 1, देखिए केस 1, व्हेन द चार्ज इज स्टेशनरी। केस 1 लिखिए, व्हेन द चार्ज इज स्टेशनरी। बस यही है, अब इसकी डेरिवेशन। अगर मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्टेशनरी चार्ज को रखा, पहला केस है व्हेन द चार्ज इज स्टेशनरी। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है, स्टार्ट हुई होगी पॉजिटिव से,
अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q, ये चार्ज पार्टिकल Q है, तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेके चल रहा हूं। ये चार्ज पार्टिकल रुका हुआ था और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपोजर मिल गया, तो इस चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा? फटाफट से, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके साथ क्या होगा? ये भागना शुरू करेगा, नहीं भागना शुरू करेगा? किसकी तरफ भागना शुरू करेगा, इसकी तरफ या इसकी तरफ? ये पॉजिटिव है, चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो जहां जहां ये इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी लंबी जा रही होगी उतना ये जाता रहेगा, और जैसे जैसे ये जाता रहेगा तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स लगेगा, और अगर इसके पास फोर्स है तो A इज इक्वल टू एफ बाय एम, इसके ऊपर इतना एक्सीलरेशन भी लगेगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई अपॉन एम, आके ना, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है चार्ज की? 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिख सकता हूं, वेयर s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल एंड a इज द एक्सीलरेशन। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2as, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास? Q ई अपॉन m, तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 QES अपॉन m, लिख लीजिए। When a charge particle, देख लीजिए अब, when a stationary charge particle is kept in an electric field, it experience a force। ध्यान से समझिए बेटा, आगे देखिए। When a charge particle, a stationary charge particle is kept in an electric field, it experience a force, इतना फोर्स। इस फोर्स की वजह से इतना इसके अंदर एक्सीलरेशन आता है, और इस एक्सीलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी इतनी रहती है, ठीक है। एक्सीलरेशन मतलब कि वो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। एक्सीलरेट, चीजें धीरे धीरे, गाड़ी क्या करती है? एक्सीलरेट होती है। कब होती है? जब आप उसका पेडल दबाते हो, एक्सीलेटर दबाते हो। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को, बेशक स्टेशनरी था, अगर आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो एक्सीलरेट होगा और उसकी वेलोसिटी होगी। फटाफट से नोट डाउन करो। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, लेकिन 4 केस है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। केस 2 लिखिए, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या असर होगा? ये देखिए, अब मैं इसी डायग्राम में चीजों को चेंज करता चला जाऊंगा। अब एक चार्ज पार्टिकल है जो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी अपनी कुछ u की वैल्यू है, इस केस में u 0 नहीं है, बस फर्क इतना ही है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसको ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई तो उसके साथ क्या होगा? वो और तेजी से मूव करना शुरू कर देगा। भाई जिस वेलोसिटी से, मान लो कि आप किसी लाइन में चल रहे हो और उस लाइन में एक बंदा है, वो बंदा अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, पीछे से आप उसको पुश कर रहे हो, तो उस बंदे की वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगी। यही कहानी यहाँ पे, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आके ये चार्ज दोबारा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, इसकी ये इसको और धक्का दे रही है कि तू मेरे पास आ, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लिखिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग in the direction of electric field, when a charge particle is moving in the direction of electric field, it will keep on accelerating, it will keep on accelerating with a velocity of this, ये देखो, this is the velocity। इस केस में वेलोसिटी ये हो जाएगी, बिकॉज हेयर u इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी जो यहां पे थी, QE बाय m। एक्सीलरेशन रिमेन्स द सेम। एंड लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी सेम
द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये आपका वेलोसिटी का फाइनल रिलेशन आएगा। ये कह रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, केस 3 लिखिए, केस 3 लिखिए। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is moving, when a charge particle is moving in the direction opposite to that of electric field. The direction opposite to that. Opposite to that of electric. जी, ये डायग्राम बनाना है बेटा, फटाफट से चारों केसेस कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसके आगे का भी और पढ़ाना है। ये लोग टाइम पास कर रहे हैं बेटा, तू ही तो पढ़ने आती है बाबू, हो गया ना, अकेली यही पढ़ने आ रही है यहाँ पे और आप लोग नहीं पढ़ रहे, है ना, सही है ना। चलो भाई, अब देखो क्या हो रहा है, केस देखो, ये मेरे पास एक पेन है, ये पेन अगर मैंने नीचे की तरफ फेंका तो ये नीचे ही जाता है, क्यों, ग्रेविटी इसको हमेशा कहां खींचती है, नीचे। ये पेन अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में फेंका था तो ये यहीं जा रहा था ना, अरे ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल को अगर मैंने इस डायरेक्शन में फेंका तो ये यहीं जा रहा था। इसको कंपेयर करना है कि अगर मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं तो नीचे जा रहा है। अब अगर इस पेन को मैं ऊपर फेंकूंगा क्या होगा, एक बार तो, मगर इसको खींच कौन रहा है नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, मगर जो इसकी डायरेक्शन है इसके अपोजिट अब मैंने अपने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी दे दी। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को जब मैंने ऊपर फेंका तो आप क्या नोटिस करते हो, एक टाइम पे जाके ये रुक जाता है, और जब ये रुक जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ऐसा ही यहां पे है, देखो ये चार्ज पार्टिकल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फॉलो कर रही है, ये चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, इस नेगेटिव ने इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, बट ये तो यहां भाग रहा था, तो धीरे 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 इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर अपनी ताकत लगानी शुरू करी। एक पॉइंट पे जाके, जैसे कि बॉल हमारे फेंकने के बाद एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो एक पॉइंट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसके बाद ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कि ये बिहेव कर रही थी। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस है कि एक बार इसकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसमें इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यहां एक बार 0 हो गई फिर इस डायरेक्शन में ये एक्सीलरेट करती चली जाएगी। किस इक्वेशन से, किस फोर्स से एक्सीलरेट करेगी, इतने ही फोर्स से एक्सीलरेट करेगी। एक्सीलरेशन आएगी तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, ये चेंज आएगा, बट ये वेलोसिटी इसकी जब बनेगी जब पहले इसकी 0 हो जाएगी। लिख लीजिए इसको पहले, क्या कह रही है, लिख लीजिए, मैं बता तो रहा हूं बेटी। When a charge particle is moving in opposite direction to electric field, it experiences a force. Is moving in opposite direction to electric field, it experiences a force and its velocity becomes 0. But after some time, it starts accelerating, and after some time it starts accelerating and its velocity is equal to, यही लिख लेना, ये जो रिलेशन लिखा हुआ इतनी ही इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। कहा था ये किसमें, ऊपर वाले में 0 कहां हुई थी बेटा, आपने उसी डायरेक्शन में धक्का दिया जिस डायरेक्शन में भाग रहा था। अरे लिखना है मेरे बाबू, ये लिखना है, यही वेलोसिटी है। पहले वाले में बस इसमें यू नहीं आनी थी, वो वेलोसिटी थी क्योंकि उसमें वो रुकी हुई थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लास्ट एंड फाइनल केस,
लिख लीजिए। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is making an angle theta, when a charge particle is making an angle theta with the electric field। ये केस 4 है इसका, सही है ना। डायग्राम इसका ये बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हुई कि वो एक थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, यहां देखिए बेटा, यहां पे ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि थीटा एंगल बना रही है। थीटा एंगल किस किस के बीच में है? यू और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। तो अगर ये यू है तो इसके बेटा मैं दो कंपोनेंट हमेशा तोड़ सकता हूं, ये है यू कॉस थीटा, ये है यू साइन थीटा। साफ दिख रहा है आपको? तो अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए। अब जैसे ही आपका ये पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, इसके पास दो तरीके की वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी है u साइन थीटा, इस u साइन थीटा पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई असर नहीं होगा। लिख लीजिए, u साइन थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, u साइन थीटा के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा क्योंकि जो एंगल है वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, और मगर जो आपका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? देखिए बेटा एक बार, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा है, इसकी वजह से, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और ये ऐसे ही एक्सीलरेट होता जाएगा, तो सोचो ये वो केस बनेगा कि आपने यहां से एक पत्थर मारा और पत्थर ऐसे चलता हुआ, ऐसा चलता हुआ, फिर बाद में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अलाइन हो गया। ये क्या बन गया? दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। पढ़ा होगा 11th क्लास में, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, आपने इस पत्थर को इस वेलोसिटी में फेंका, तो इस वेलोसिटी में ये और ये फैक्टर दोनों काम कर रहे थे, मगर ये वाली जो वेलोसिटी थी हर पॉइंट पे कांस्टेंट थी, ये चेंज नहीं हो रही थी। मगर ये वाली वेलोसिटी क्या है? इतनी वैल्यू से हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। तो जैसे ही इस एंगल पे चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया और उसने उसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लिया, धीरे धीरे अलाइन किया। और जब तक वो अलाइन नहीं हुआ उसकी डायरेक्शन में, उससे पहले का जो पूरा पाथ है, वो पाथ को हमने क्या कहा? प्रोजेक्टाइल पाथ। तो जो प्रोजेक्टाइल पाथ बना है, उसके पीछे दोनों वेलोसिटी को रिस्पॉन्सिबल है, u साइन थीटा भी है और u cos थीटा भी है। u साइन थीटा इसको ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और u cos थीटा इसको यहां तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, हर एक पॉइंट पे ये आगे भी बढ़ रहा है और देखो यहां से ऊपर भी चढ़ता जा रहा है, मगर इस पॉइंट पे आने के बाद इसने ऊपर चढ़ना बंद कर दिया। इसका मतलब इस पॉइंट पे आके u साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अब खत्म होनी शुरू हो गई। ठीक है, उसका जो इफेक्ट था वो खत्म होना शुरू हो गया, तो केवल कौन डोमिनेटिंग रह गया? u cos थीटा, और आपका चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट एन एंगल थीटा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट एन एंगल थीटा, it moves in a projectile path. It moves in a projectile path. लिख लीजिए, the projectile path ends in the direction of electric field. देखो, जो ये प्रोजेक्टाइल पाथ है कहां पे जाके खत्म हुआ? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। The projectile path ends in the ENDS वाला ends है, ends in the direction of electric field. The projectile path ends in the direction of electric field. लिख लीजिए, the velocity has the same direction as that of the electric field, as that of the electric field. So we conclude that
द चार्ज पार्टिकल कीप्स ऑन एक्सीलरेटिंग, कीप्स ऑन एक्सीलरेटिंग, कीप्स ऑन एक्सीलरेटिंग मतलब क्यों एक्सीलरेट करता जाएगा, बट इट विल नॉट टर्न अगेन एंड अगेन, टर्न बार बार मुड़ेगा नहीं। देखो चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ, इधर देखो बेटा, चार्ज पार्टिकल ऐसे, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मेरा चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा था इस एंगल पे, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया वो एक थीटा एंगल पे आया, और थीटा एंगल पे आते ही उसके ऊपर एक फोर्स लगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स, धीरे धीरे उस फोर्स ने इसको ऐसा टर्न कर दिया। एक बार तो टर्न किया, मगर बाद में फिर इसको एक्सीलरेट करता रहा, बार बार टर्न नहीं कर रहा, एक बार तो टर्न किया, और कब तक टर्न नहीं किया, जब तक वो इसको इस डायरेक्शन में अलाइन नहीं करा। एक बार इसने इसको इस डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, फिर टर्निंग इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, केवल ये इसको एक्सीलरेट करता है, बार बार टर्निंग नहीं होती, ठीक है। फटाफट से अगली हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, अगली हेडिंग लिखो, व्हाट हैपेंस व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters a magnetic field. What happens when a charged particles enters a magnetic field? अभी हमने सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लिया, अब सारा यही केस मैग्नेटिक फील्ड का देखेंगे। केस 1 लिखिए, केस 1 लिखिए, लिखिए द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। यहां देखिए बोर्ड पे, यही बनेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये आपके चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है। हमें क्या पता है, हमारे फोर्स के अनुसार F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी साइन थीटा। इस केस में थीटा देखो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है और यही मैग्नेटिक फील्ड है। देखो चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा था और ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कहीं कितने ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये चार्ज पार्टिकल आया और एकदम से कहां घुस गया, एक मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो इसी के पैरेलल थी या इसी डायरेक्शन में थी, तो इस केस में इन दोनों का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। तो फोर्स कितना लगेगा, लिख लीजिए, देयर विल बी नो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एंटर करेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सही है। सेकंड केस लिख लीजिए, सेकंड केस, when a charged particle enters a magnetic field in the opposite direction. When a charged particle enters the magnetic field in the opposite direction. यहां देखिए बेटा, फोर्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या चेंज होगी हमारी, थीटा की वैल्यू। थीटा कितना है, ये देखिए थीटा कितना है, 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0। तो फोर्स कितना लगेगा, लिख लीजिए, देयर विल बी नो फोर्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आपको भी पता है कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर कर रहा है, क्या एंगल है ये है चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में क्या एंगल है, जब भी तो फोर्स लग रहा है। अभी तक यही तो देखा हमने कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, उसी केस में भी तो फोर्स, उसी केस में तो फोर्स लगता है। लिखिए, अब यही हमारा तीसरा केस है। हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं बट इसको रिपीट करवा रहा हूं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल
enters a magnetic field at right angle. ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, या आप इसको ऐसे ले लो, हम बार बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनाते आ रहे हैं ना, यही मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। और अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आ गया, ये देखो थोड़ा सा पेन गिर जाए तो मजाक मत बनाना मेरा, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल इसके राइट एंगल पे आ रहा है, ऐसे भी आ सकता 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 है, चारों राइट एंगल है, ठीक है। कोई सा भी केस हो सकता है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी और कोई चार्ज इसके ऊपर राइट एंगल पे आ रही है, तो इसको पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कर दे, ठीक है, या इसको कर्ल रूल से भी कर लेते हैं, कर्ल रूल से कर ले। ये देखो, सबसे पहले कर्ल से मुझे क्या बनाना है, ये ऐसे बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसकी 90 डिग्री पे, तो फोर्स इसके ऊपर कहां लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, लगेगा ना। तो देखो एक चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड थी और चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसके 90 डिग्री पे एंटर हुआ तो इसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे फोर्स लगेगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे फोर्स लगेगा, फिर ऐसे फोर्स लगेगा, और ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ घूमती चली जाएगी। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लिखिए, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। When a charge particle enters a magnetic field to the right angle, it experiences a force. It experiences a force, and this force is at right angle to the velocity vector. Is at right angle to the velocity vector. कंक्लूजन लिख लीजिए, द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग, द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग। इसके बारे में पिछली क्लास में कर लिया था ना, देखो पिछली क्लास में ये सारा किया था। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल, तो उसके ऊपर एक राइट एंगल पे फोर्स लग रहा था, उसकी वजह से हमने उसकी वेलोसिटी, उसका टाइम पीरियड और उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी। केस 4 और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, when a charge particle enters a magnetic field at an angle theta. When a charge particle enters a magnetic field at an angle theta. तो इस केस में मैं इसकी रोटेशन दिखा रहा हूं ऐसे, बेटा जो केस 3 है ना उसको ये बना लेना, ठीक है। अब एक चार्ज पार्टिकल है थीटा डिग्री पे रोटेट एंटर किया है, ये आपके पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और दिस इज माय चार्ज पार्टिकल, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। लिख लीजिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। यहां पे मैं V नहीं लिख रहा हूं, U लिख रहा हूं, बिकॉज उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। V ना लिख के उसको मैं U लिख रहा हूं, वेलोसिटी को मैं V ना लिख के U लिख रहा हूं। तो एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, क्या क्या, एक तो बन जाएगा U cos थीटा और एक बन जाएगा U sin थीटा। अब देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे देख लीजिए बेटा, जो U cos थीटा वाला कंपोनेंट है, U cos थीटा वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन पे है, यस और नो। और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक जैसी हो जाती है, उस वजह से फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो मतलब कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इस वाले वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसकी वजह से फोर्स कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट जो वेलोसिटी का U sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, उसकी वजह से फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करता है, रोटेट करता है। देखो इसकी वजह से फोर्स 0 होगा, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स 0 होगा, मगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी तो 0 नहीं हो रही, वो तो अपनी ही वेलोसिटी से U cos थीटा से चलता रहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल
इस मैग्नेटिक फील्ड में इस एंगल पे आया, तो दो वेलोसिटी है, एक तो u cos थीटा और u sin थीटा। जो ये u sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो इस चार्ज पार्टिकल को विवश करेगा कि यार तुम्हें तो घूमना है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर। तो जैसे ही ये इसके इफेक्ट में आया, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आया, मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगा। ठीक है, उस फोर्स ने इसको क्या करना शुरू कर दिया, रोटेट करना शुरू कर दिया। बट जैसे कि यहां पे वो उसी एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, इस केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे ही ये एक चक्कर काट लेता है, जैसे ही ये एक चक्कर काट लेता है, यार u cos थीटा का याद होता है, काम आता है, यार मैं भी तो यहां पे खड़ा हूं, मेरा क्या रूल है। जैसे ही चक्कर काट के आता है, इसको कहता है चल थोड़ा आगे सरक, तो ये उसको थोड़ा आगे सरका देता है। फिर दूसरा चक्कर काटता है, फिर इसको थोड़ा आगे सरका देता है, फिर तीसरा चक्कर काटता है, फिर चौथा चक्कर काटता है, फिर आगे सरका देता है। कुल मिला के क्या हो रहा है आपके चार्ज पार्टिकल के साथ, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, मगर एक पाथ में नहीं काट रहा। और इस पाथ को, जिसमें चीज आपकी गोल भी घूम रही है और आगे भी बढ़ती जा रही है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ। ये सर्कुलर पाथ नहीं है, दिस पाथ इज हेलिकल पाथ। तो लिख लीजिए अब, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड at an angle theta, turning takes place due to u sin theta, turning takes place due to u sin theta, and the linear motion takes place due to u cos theta. मोशन टेक्स प्लेस, या आप कह सकते हो फॉरवर्ड मोशन। जो u cos थीटा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड मोशन। द फॉरवर्ड मोशन टेक्स प्लेस ड्यू टू u cos थीटा, एंड दिस कंप्लीट मोशन इज नोन एज हेलिकल मोशन, एंड द पाथ कवर्ड बाय द चार्ज, and the path covered by the charge is helical path, covered by the charge is मैं फारसी भाषा बोल रहा हूं बेटा। देखो u sin थीटा की वजह से वो गोल घूम रहा है और u cos थीटा की वजह से वो आगे बढ़ रहा है, इसमें मैंने क्या गलत बोला है, ये चीज लिखवाई है। और इस पाथ को हम हेलिकल पाथ कहते हैं। और अगर वो एक गोल, अच्छा तुमने स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग, वो ये स्प्रिंग वाला पाथ है। स्प्रिंग का एक पार्टिकल गोल भी घूम रहा है और वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। आप अपनी उंगली फेरते जाओगे, आप देखोगे धीरे धीरे मेरी उंगली आगे बढ़ रही है, तो ये कंप्लीट आपका स्प्रिंग वाला पाथ बन रहा है। ठीक है, अगर ये देखो, अब इसमें देखो तीन चीजें निकालनी है, जैसे कि इसमें भी हमने तीन चीजें निकालनी थी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ हेलिकल पाथ। वेलोसिटी सॉरी रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, जो इन्होंने हेलिक्स बनाया है उसका रेडियस कितना है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेटा, ये हमने उल्टा लिख दिया शायद, यहां पे r इज इक्वल टू ये वेलोसिटी, देखना पिछली क्लास में रेडियस या v के रिस्पेक्ट में था, ये v और r ही है नहीं, v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम। तो यहां से अगर मैं रेडियस उठाऊं तो रेडियस कितना हो जाता है, नॉर्मल अगर एक चीज टर्न कर रही है तो रेडियस में लिख सकता हूं r इज इक्वल टू क्यू इंटू एम डिवाइडेड बाय, सॉरी, r इज इक्वल टू v इंटू एम डिवाइडेड बाय
क्यू इंटू बी, ये मैं लिख सकता हूं। ये है रेडियस का फॉर्मूला। बट रेडियस किस केस में था? जब वो गोल घूमता रहता है। अब वो हेलिकल पाथ बना रहा है, और हेलिकल पाथ बन रहा है तो ये जो इसकी वेलोसिटी है, ये जो गोल घूमने वाली वेलोसिटी है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? u साइन थीटा। तो यहां पे v की जगह लिखेंगे r इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू एम डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। तो दिस इज द रेडियस ऑफ हेलिक्स, लिख लीजिए, दिस इज द रेडियस ऑफ हेलिक्स। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर हेलिक्स, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी सेम वही रहेगी। रीजन बताओ। टाइम पीरियड रहेगा क्यू बी एम बाय और 2 पाई एम बाय क्यू बी, और एंगुलर वेलोसिटी रहेगी क्यू बी अपॉन एम। टाइम पीरियड और इस हेलिकल पाथ की जो एंगुलर वेलोसिटी है सेम है, उसमें चेंज क्यों नहीं है? ये चेंज क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें वेलोसिटी का रिलेशन था और रेडियस का रिलेशन था। इसके अंदर है कुछ ऐसा, तो सेम टू सेम लिख लीजिए। एक चीज और निकाल लो उसमें, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेलिकल हेलिक्स? फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने चक्कर काट रही है? फ्रीक्वेंसी लिख लो, नंबर ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिख लो, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड है। सेकंड, एक सेकंड में कितने चक्कर काट रही है? किसके? इस मैग्नेटिक फील्ड के। एक सेकंड में जो चार्ज पार्टिकल है कितने चक्कर काटती है, तो वो उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड को मैंने ले लिया, तो इसका रिवर्सल कर दिया, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, वो मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई। एक इसमें फाइनल चीज और कैलकुलेट करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, पिच ऑफ द हेलिक्स। लिखिए पिच ऑफ द हेलिक्स। व्हाट इज द पिच ऑफ द हेलिक्स? जो ये हेलिक्स हेलिकल पाथ बन रहा है, देखो, एक गोले से लेके दूसरा गोला बनने तक के बीच की दूरी, उसे हम कहते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। जैसे कि मैं आपको अगर बता पाऊं, आपने कभी पेच देखा है? पेच जिसपे ग्रूव्स बने होते हैं, एक ग्रूव से दूसरे ग्रूव की जो दूरी है उसे कहते हैं पिच। जैसे कि आपने स्प्रिंग भी देखा है, एक गोलाई से दूसरे सरफेस की गोलाई की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो उसकी पिच है। अब क्योंकि पिच क्या है? एक तरीके का डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चलो जी, अगर मुझे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो टाइम की तो वैल्यू है मेरे पास 2 पाई एम इंटू क्यू बी, 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। स्पीड कौन सी लूंगा इसमें? स्पीड लेंगे बेटा u cos थीटा, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है ना। ये डिस्टेंस किसकी वजह से आ रहा है? u sin थीटा की वजह से आ रहा है, u cos थीटा की वजह से। तो इस केस में डिस्टेंस में जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी u cos थीटा। तो आप कह सकते हो द पिच ऑफ द हेलिक्स इज इक्वल टू दिस, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी इंटू वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। u cos थीटा कैसी वेलोसिटी है? जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, आज का यहीं तक। अब अगली क्लास में बायो-सावर्ट लॉ करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो सही है। सर एक बार ये बताना कि क्या है ये क्या?